प्रीति के बाल लंबे और घने थे। इसी कारण कई बार उसकी जेठानी सुमन उससे चिढ़ा करती थी। वैसे तो उसका सब कुछ अलग था। सास आशा देवी प्रीति के साथ रहती थी, इसलिए सुमन दिन में एक बार चक्कर लगाने आ ही जाती थी। माँ जी, मैंने सिर धोया है, जरा बालों को धूप में झाड़ लूं, फिर मैं चाय रखती हूँ। पाए लागू सासू माँ, धूप सेक रही हो? जीती रहे। हाँ, प्रीति बस चाय बनाने जा ही रही थी। सोचा एक बार चाय बन जाए तभी कमरे में जाऊंगी। तभी पड़ोसन उषा भी वहां आ जाती है। राम राम आशा बहन, धूप सेक रही हो? राम राम उषा बहन, आओ आओ, थोड़ी देर घुटनों को धूप का सेक लग जाता है, बस और क्या। माँ जी, मैं सबके लिए चाय चढ़ा देती हूँ। अरे प्रीति बहू, तेरे बाल तो बहुत सुंदर हैं। सुमन बहू, तेरे बाल तो बड़े कम हैं, बिल्कुल गंजी सी ही दिख रही है। पता नहीं कौन कौन से शैम्पू साबुन मंगवा लेती है, बाल तो कम होने ही है। अब प्रीति बहू को ही देख लो, मजाल है जो अपना शैम्पू बदल जाए। जब से शादी होकर आई है, मैं देख रही हूँ वो एक ही शैम्पू अपने बालों में लगाती है, तभी तो उसके बाल देखो कितने घने और सुंदर है। हाँ सचमुच प्रीति बहू, तुम्हारे बाल तो बहुत सुंदर हैं। तुम्हारे बालों को किसी की नजर ना लगे, सचमुच इतने सुंदर बाल। मेरे बाल नहीं नहीं। क्या हुआ प्रीति? लगता है तुम फिर से डर गई। प्रीति, कितनी बार का है, इतना मत सोचा करो। और मैं तुम्हारे लिए एक विग खरीद कर लाया था ना, तुमने वो क्यों नहीं लगाई? वो लगाओगी तो तुम्हारा ध्यान अपने सिर पर नहीं जाएगा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ अशोक? मैंने आज तक किसी का कभी बुरा नहीं किया। मेरे इतने सुंदर बाल कहाँ चले गए? मुझे सब गंजी बोलते हैं, मैं बाजार में नहीं निकल सकती, मैं गंजी हो गई हूँ। पता नहीं नास पिटे शैम्पू में क्या मिलावट थी। मेरी फूल सी बहू का मुस्कुराता चेहरा कितना खराब हो गया है। गंजी होकर कैसी हो गई मेरी बच्ची। आशा देवी जिस शैम्पू की बात कर रही थी वो शैम्पू वही था जो प्रीति रोजाना लगाती थी। पर ना जाने उस दिन उस शैम्पू में ऐसा क्या मिला था कि प्रीति ने जैसे ही वो शैम्पू लगाया उसके सारे बाल उतरने लगे और वो गंजी हो गई। पर यह सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई कि आखिर ऐसा क्या था उस शैम्पू में कि प्रीति गंजी हो गई। बताओ, इतने सुंदर बाल थे बहुरानी के, अब देखो कैसी लग रही है गंजी होकर। किसी ने पता नहीं लगाया कि ऐसा इसके साथ क्यों हुआ है? अरे बहुत छानबीन कर ली है, पर अब कहाँ तक किसी से पूछें। जो होना था वो हो गया, जैसी भगवान की मर्जी। बाकी इलाज तो कर ही रही है, देखो क्या होता है। बराबर में बैठी सुमन मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि असली गुनहगार तो वही थी। चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, प्रीति के बाल अब वापस नहीं आएंगे। मैंने उस दिन ऐसी दवाई मिलाई थी शैम्पू में जिसका कोई इलाज नहीं है। जय हो चुटिया वाले बाबा की। चुटिया वाले बाबा, आपका मैंने बहुत नाम सुना है। मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे व्यक्ति पूरा गंजा हो जाए और जीवन भर उसके बाल ना आए। कोई भी इलाज उस दवाई पर काम न करे, मैं आपको मुंह मांगी रकम दूंगी। ये दवाई ऐसी है जिसका कोई तोड़ नहीं। ये दवाई ले जाकर अपनी देवरानी के शैम्पू में मिला देना। इसे लगाते ही उसके सारे बाल गिर जाएंगे और वो गंजी हो जाएगी। जय हो चुटिया वाले बाबा की, उन्होंने सचमुच कमाल कर दिया। गंजी बहू को देख देख कर सासू माँ भी कैसी पागल सी हो रही है। बड़ी आई थी, मेरी बहू के बाल बड़े सुंदर है, अब कहकर दिखाए। गंजी होने के कारण प्रीति बहुत दुखी रहने लगी थी। एक दिन प्रीति बाजार से लौट रही थी, तभी उसकी नजर एक बोर्ड पर जाती है जिस पर कुछ लिखा था। जादूगरनी सितारा के पास आओ, हर परेशानी का इलाज पाओ। अगर मैं इनसे अपने गंजेपन का इलाज पूछूं, क्या पता ये मेरे बाल फिर से लौटा दे। प्रीति उस तंबू के अंदर जाती है। मैंने आपका बोर्ड देखा तो अंदर चली आई। क्या आपके पास हर परेशानी का इलाज है? बिल्कुल, तुम मुझे अपनी परेशानी कहो, मैं मिनटों में सुलझा दूंगी। प्रीति जादूगरनी सितारा को अपनी परेशानी बताती है। चिंता मत करो, मेरे पास ऐसा जादुई दर्पण है जिसमें देखने से तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे। तुम्हें रोजाना सुबह उठकर इस जादुई दर्पण में अपना चेहरा देखना है। उसके बाद से रोजाना इस जादुई दर्पण में चेहरा देखने से तुम्हारे सिर पर बाल बने रहेंगे। लेकिन जिस दिन भी तुमने सुबह अपना चेहरा इस दर्पण में नहीं देखा, उस दिन तुम फिर से गंजी हो जाओगी। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, अगर तुम्हारे सिवा किसी और ने इस जादुई दर्पण में देख लिया तो वो व्यक्ति हमेशा के लिए गंजा हो जाएगा। जादूगरनी सितारा से सारी बात समझकर प्रीति वो जादुई दर्पण लेकर घर जाती है और इस बारे में अशोक और अपनी सास को बताती है। साथ में वो उनको उस दर्पण में ना देखने की भी बात बता देती है। पर इस बात को प्रीति की जेठानी सुमन सुन लेती है। ये जानबूझकर प्रीति बोल रही है ताकि उसके जैसे अच्छे बाल किसी के ना होने पाए। मैं भी किसी दिन मौका देखकर इसका ये जादुई दर्पण चुरा लूंगी।
फिर ये उसमें देख नहीं पाएगी और गंजी हो जाएगी। जादूगरनी सितारा के कहे अनुसार प्रीति रोजाना सुबह उठकर उस जादुई दर्पण में अपना चेहरा देखती थी और उसके बाल बहुत सुंदर और घने होने लगे। अब प्रीति बहुत खुश थी। अरे वाह, बहू के बाल तो फिर से बहुत अच्छे हो गए। अब लग रही है प्रीति पहले जैसी सुंदर। सब ईश्वर की माया है। मेरी प्रीति बहू बहुत अच्छी है, इसीलिए उसके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। ये सासू माँ फिर से प्रीति के गुणगान गाने लगी। मेरे तो सारे किए कराए पर पानी फिर गया। आज इसका दर्पण चुराकर चुटिया वाले बाबा को देकर ही रहूंगी। सुमन प्रीति के कमरे में रखा जादुई दर्पण चुरा लेती है। प्रीति को अपना जादुई दर्पण नहीं मिलता और उस दिन वो सुबह उसे देख नहीं पाती। इस कारण वो फिर से गंजी हो जाती है और रोने लगती है। अशोक, मेरा जादुई दर्पण कहीं नहीं दिखाई दे रहा। मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, माँ जी के पास भी नहीं है, उन्होंने भी नहीं देखा। अब मैं क्या करूंगी? कहीं कोई चुराकर तो नहीं ले गया? अरे चिंता मत करो, मैं ढूंढता हूँ, इधर उधर कहीं रख दिया होगा। उधर सुमन जादुई दर्पण लेकर चुटिया वाले बाबा के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी दी हुई दवाई का प्रभाव कभी हट नहीं सकता। दिखाओ मुझे ये जादुई दर्पण। चुटिया वाला बाबा जैसे ही जादुई दर्पण में देखता है वो गंजा हो जाता है और चिल्ला पड़ता है। अरे मेरी चुटिया कहाँ गई? मेरी बरसों की कमाई हुई मेहनत से चुटिया गायब हो गई। ये तू कैसा दर्पण ले आई है? कैसी बातें कर रहे हो चुटिया वाले बाबा, दिखाओ तो जरा। सुमन भी उस जादुई दर्पण में देख लेती है और वो भी गंजी हो जाती है। अब चुटिया वाले बाबा और सुमन दोनों गंजे थे। दोनों दौड़ते हुए प्रीति के पास जाते हैं। प्रीति, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। मैंने तुम्हारा दर्पण चुरा लिया था। मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया। मैंने और चुटिया वाले बाबा दोनों ने इस दर्पण में देख लिया और हम दोनों गंजे हो गए। बेटी, मुझसे गलती हो गई। मैं इसकी बातों में आ गया। इसने ही मुझे कहा कि मैं ऐसी दवाई दूं जिससे तुम गंजी हो जाओ। मेरी चुटिया वापस दिलवा दो। वो मेरी बरसों की मेहनत से कमाई हुई इज्जत है। इसी चुटिया की वजह से तो मैं चुटिया वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ हूँ। अगर वो चुटिया ही नहीं रहेगी तो लोग मेरे पास नहीं आएंगे। अब तो जादूगरनी सितारा ही कुछ कर सकती हैं। हम सबको उनके पास जाना होगा। प्रीति जादूगरनी सितारा को अपनी परेशानी बताती है। मैं तुम दोनों को बिल्कुल माफ नहीं कर सकती। तुमने एक निर्दोष इंसान के साथ गलत किया है, इसकी यही सजा है। तुम दोनों हमेशा के लिए गंजे रहोगे। प्रीति, मैं तुम्हें दूसरा जादुई दर्पण दूंगी, तुम उसे ले जाओ। नहीं जादूगरनी सितारा, जब तक सुमन भाभी और चुटिया वाले बाबा ठीक नहीं होंगे तब तक मैं भी ऐसी ही रहूंगी। देखा तुम लोगों ने, ये कितनी अच्छी है, इससे कुछ सीखो। आज मैं प्रीति के कहने पर तुम दोनों को फिर से पहले जैसा कर रही हूँ, पर आइंदा से कभी किसी निर्दोष के साथ कुछ भी गलत नहीं करना, नहीं तो फिर से मैं तुम दोनों को गंजा कर दूंगी। प्रीति के कहने पर जादूगरनी सितारा और चुटिया वाले बाबा और सुमन को फिर से पहले जैसे कर देती है। वो दोनों जादूगरनी सितारा से माफी मांगते हैं। प्रीति के सिर पर बाल आ जाते हैं और वो हमेशा के लिए पहले जैसी हो जाती है। कोमल को अपने काले रंग के लिए ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ते थे। उसकी जेठानी प्रीति का रंग गोरा था, इसलिए सब उसकी तारीफ करते थे। प्रीति बहू, सारी साड़ियाँ बहुत सुंदर हैं और तुम तो जो भी रंग पहनोगी वही रंग तुम पर अच्छा लगेगा। तुम्हारे गोरे रंग पर तो सारे रंग खिलते हैं। तो और क्या, शशि भी तो देखने में गोरा और सुंदर है, बिल्कुल ननद जी पर गया है। माँ जी, ये मैंने साड़ी सोची थी कल शशि भैया की बारात में पहनने के लिए। अरे बहू, तुम कुछ भी पहनो, तुम्हारे काले रंग में तो सब रंग मिलकर एक से हो जाते हैं। कपड़े तो प्रीति बहू पर जचते हैं, कुछ भी पहने सबसे अलग ही लगती है। कलावती की ये बात सुनकर कोमल दुखी हो जाती है और अपने कमरे में आकर रोने लगती है। कलावती की आदत थी वो अपनी बड़ी बहू प्रीति और कोमल दोनों में ही फर्क करती थी और इस बात से कोमल हमेशा दुखी रहती थी। अगर मेरा रंग काला है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी भी इस घर की अच्छी बहू होने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद भी प्रीति भाभी को इतना सम्मान मिलता है और मुझे इतना नीचा दिखाया जाता है। अगले दिन सब शादी में पहुंचते हैं। प्रीति भाभी, मेरी एक हेल्प करो। सुरमा भराई की रीत के वक्त आप कोशिश करना कोमल भाभी कैमरे में ना आने पाए, नहीं तो मेरी शादी की सारी एल्बम की फोटोज और शादी की वीडियोस खराब हो जाएंगी। चिंता मत करो देवर जी, मैं उसे आपकी घोड़ी के आसपास भी नहीं फटकने दूंगी। प्रीति भाभी, वो बुआ जी ने देवर जी के लिए सुरमा भराई रस्म के लिए भेजा है।
देवर जी लगवा लेते। प्रीति भाभी मेरे लिए जरा एक गिलास पानी मंगवा देते। कोमल, जरा देवर जी के लिए एक गिलास पानी ले आओ। कोमल को पानी लेने भेजकर प्रीति बारात की भीड़ में रस्म पूरी करके सब रिश्तेदारों के साथ फोटो खिंचवाती है। इतनी देर में कोमल आ जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर आती है। मेरे पैर में थोड़ा दर्द है, मैं बारात के साथ चल नहीं पाऊंगी। मैं सोच रही थी गाड़ी में बैठ जाती हूँ। कोमल अपने आंसुओं को छुपाए गाड़ी में बैठ जाती है। अब तो कोमल रोजाना इन सब बातों से बहुत दुखी रहने लगी थी। एक सुबह, माँ जी मैं जरा बाजार होकर आती हूँ। घर से बाजार के लिए निकल तो आई हूँ, पर वापस घर जाकर दोबारा सबके ताने सुनने की अब मुझ में हिम्मत ही नहीं रह गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ये सामने क्या लिखा है? काले रंग से मुक्ति पाओ, गोरे होकर यहाँ से जाओ। ये कैसे हो सकता है? देखूं क्या एक बार? ये तो कोई दर्पण की दुकान दिखाई पड़ती है। हर तरफ दर्पण ही दर्पण है। आओ, माया की पोटली में सब कुछ मिलेगा। आपने वो बाहर कुछ लिखा हुआ था, क्या वो सच है? काली से गोरी कर दूंगी मैं तुम्हारी काया, नाम है मेरा माया। तुम्हें काला रंग पसंद नहीं क्या? नहीं, मुझे अपने इस रंग से बहुत प्यार है, पर मेरी सासू माँ और जेठानी मेरे काले रूप रंग का मजाक उड़ाती हैं। मैं तंग आ गई हूँ। मुझे भी सुंदर और गोरा रूप चाहिए। मेरी मदद करो। ठीक है, तो मैं तुम्हें जादुई दर्पण में भेज देती हूँ, पर एक बात याद रखना, इस जादुई दर्पण का जादू हर अमावस्या की रात के लिए समाप्त हो जाया करेगा। यदि उस रात तुम्हें किसी ने देख लिया तो उसके बाद दोबारा तुम कभी भी गोरा रंग नहीं पा सकोगी। तुम फिर से काले रूप रंग में आ जाओगी। माया कोमल को जादुई दर्पण के अंदर भेज देती है और कुछ देर बाद वो उसे वापस बुलाती है और देखते ही देखते कोमल का काला रंग गायब हो जाता है और कोमल गोरे रंग की बन जाती है। ये मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं इतनी सुंदर बन गई। अब तो मेरा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। सासू माँ और जेठानी जी तो देखती रह जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माया जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। माया के जादुई दर्पण से गोरा रंग रूप पाकर कोमल बहुत खुश हो जाती है। सारे मोहल्ले वाले भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये कलावती जी की बहू कोमल है ना? ये सुंदर कैसे बन गई? इसका रंग तो बहुत काला था, पर ये तो बहुत ही गोरी हो गई, जैसे अभी दूध से नहाकर आई हो। सचमुच बहन, ये तो मानो चांदी सी गोरी हो गई है, जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। उल्टे तवे जैसी काली थी, पर इसे देखकर तो लगता है पूरे मोहल्ले में इससे सुंदर कोई है ही नहीं। नमस्ते आंटी जी, पहचाना मुझे? मैं कोमल हूँ। इतने हैरान होकर क्यों देख रहे हो? कोमल घर के अंदर जाती है। हाँ जी, किससे मिलना है? आप कौन है? ये इतनी सुंदर औरत कौन है? जरा देखो तो। माँ जी, मैं कोमल हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? कोमल, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? और तेरा रंग गोरा कैसे हो गया? तू बाजार गई थी या दूसरे लोग से दोबारा जन्म लेकर आई है? कोमल, आखिर कौन सा चिराग का चिन्ह मिल गया जिसने तुम्हारी काया ही बदल दी? आप लोगों को आम खाने से मतलब है या गुठलियाँ गिनने से? जब काला रंग था तब आप लोग परेशान थी, आज जब मेरा रंग गोरा हो गया है, मैं सुंदर हो गई हूँ, तब आप दोनों को परेशानी है। वैसे मैं ऑलरेडी बहुत थक गई हूँ, अब मेरा दिमाग खराब मत कीजिए। और हाँ प्रीति भाभी, जब आप पुलाव बनाओगी तो थोड़े मटर ज्यादा डाल देना। पता नहीं आजकल आपको मटर छिलने में इतना आलस क्यों आता है। माँ जी, जरा मेरी साड़ी प्रेस कर दीजिएगा, मुझे शाम को एक पार्टी में जाना है। ये कोमल बहू ही है ना? कहीं उसकी जगह कोई दूसरी तो नहीं आ गई जिसके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी? आज तो वो 7वें आसमान पर चढ़ गई है। और ये बाहर लोगों की भीड़ क्यों लगी हुई है? क्या काम है आप सबको? मैंने सुना है आपकी बहू काली से गोरी बन गई है। हमें भी तो दिखाइए, आपकी बहू ने ऐसा कौन सा उपटन लगाया है कि कुछ ही घंटों में वो इतनी सुंदर बन गई। यहाँ कोई तमाशा नहीं लगा हुआ है, आप लोग जाइए यहाँ से। कोई इतनी हूर की परी नहीं बनाई है जो मोहल्ले वाले भी इसे देखने के लिए इतने उतावले हो रहे हैं। कौन था माँ जी? मुझे किसी की आवाज आई थी, कुछ लोग मेरे से मिलना चाहते थे। मोहल्ले वाले आए थे, तेरी सुंदरता देखना चाहते थे कि ऐसा कौन सा जादू हो गया जो तेरा काला रंग गोरा बन गया। तो कोई बात नहीं माँ जी, देखने देते। वैसे आज शहर के कुछ न्यूज चैनल मेरा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। मैम, अचानक आपने अपना हुलिया बदलने के बारे में कैसे सोचा? बस मैं एक ही रंग रूप से उब गई थी, इसलिए अपने आप को बदल लिया। वैसे आपके आगे और क्या प्लान है? आप मॉडलिंग वगैरह के बारे में सोच रही हैं? हाँ जी, मौका मिलेगा तो जरूर करूंगी। कोमल के बदलते हाव भाव से कलावती और प्रीति परेशान हो रही थी।
सुबोध, वो मिसेस जैन के बेटे की शादी की सालगिरह है तो मुझे स्पेशल गेस्ट बुलाए हैं। आप चल रहे हो ना? अब ये महारानी पार्टियां अटेंड करे और मैं घर के काम करूं। मैं तो बहाने से मायके जाकर बैठ रही हूँ। यहाँ तो सासू माँ के साथ घर के काम कर करके पिसी जाऊंगी। अगली सुबह प्रीति अपनी माँ की बीमारी का बहाना लगाकर पति सूरज के साथ मायके चली जाती है। सुबोध को भी किसी काम से शहर से बाहर जाना था। कोमल, प्रीति भाभी भैया के साथ अपने मायके गई है। माँ घर पर अकेली है और मैं भी कल रात तक ही वापस लौटूंगा, तो तुम पीछे से माँ का ख्याल रखना। चलो अच्छा है, सुबोध भी काम से बाहर जा रहे हैं और भैया भाभी भी घर पर नहीं है। आज अमावस्या की रात है। आज मैं अपने पुराने रूप में रहूंगी। माँ जी तो जल्दी सो जाती हैं, तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा। बस ये रात कट जाए, कल सुबह मुझे अपना सुंदर रूप दोबारा मिल जाएगा। सब लोग चले जाते हैं। कोमल रात होते ही अपने कमरे में आ जाती है। अच्छा है, माँ जी जल्दी सो गई। लगता है मेरा असली रंग वापस आ रहा है। मेरे हाथ धीरे धीरे काले हो रहे हैं। हाँ, मेरा मुंह दोबारा पहले जैसा हो चुका है। लगता है जादुई दर्पण के जादू का असर इस रात के लिए खत्म हो चुका है। मैं वापस अपने रूप में आ गई हूँ। अब सो जाती हूँ, सुबह होते ही मैं ठीक हो जाऊंगी। अरे ये तो माँ जी आवाज लगा रही है। कोई परेशानी तो नहीं है? माँ जी, माँ जी, हे भगवान, सीने में दर्द। कोमल बहू। लगता है माँ जी की तबीयत खराब हो गई है। मुझे इन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। कोमल कलावती को ऑटो में बिठाकर जल्दी से अस्पताल लेकर पहुंचती है। कुछ वक्त के पश्चात कलावती की हालत में सुधार आता है। कलावती को अस्पताल लाने के चक्कर में कोमल ये भूल जाती है कि उस दिन अमावस्या की रात है और उसे अपना असली रूप मिला हुआ है। कलावती कोमल का असली रंग रूप देख लेती है। कोमल रोकर कलावती को सारी बात बताती है। मेरी प्यारी बहू, गलती तो हमसे हुई है। तेरा तो मन बहुत साफ है। तू तो मेरी जान बचाने की फिक्र में सब कुछ भूल गई। तुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि यदि किसी ने देख लिया तो तेरा जादू छिन जाएगा, दोबारा कभी नहीं मिलेगा। और इस सब का कारण मैं बनी। माँ जी, आपकी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप हो तो सब कुछ है। उस दिन के बाद हर कोई कोमल की तारीफ करता है। कोमल को भी समझ आ गया था कि दर्पण सिर्फ ऊपरी सुंदरता बयान करता है और जो व्यक्ति मन से सुंदर है उसकी हर जगह प्रशंसा होती है। Thanks for watching.